पिछले 62 सालों में जो नहीं हुआ था उसे नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। कल शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। किस पार्टी को कितना मंत्री पद मिलेगा, किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इस पर मंथन जारी है। लेकिन इस वक्त देश की नजर 3 बड़ी मीटिंग्स पर है जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो रही है। पिछले 10 साल में पहली बार यूपी में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। मोदी लहर में यूपी में बीजेपी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें यूपी सरकार के सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, जिसमें इस बात की समीक्षा की जाएगी कि पार्टी क्यों हारी। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक बुलाई है। यह बैठक भी लखनऊ में बुलाई गई है। तो वहीं थोड़ी ही देर में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सांसदों के अलावा नवनिर्वाचित सांसदों को भी बुलाया गया है। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, क्या फ्रंट में आके वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जो बैठक कर रहे हैं वो भी काफी अहम है। सबसे खराब प्रदर्शन अब तक का बीते 10 सालों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर मंथन किया जा रहा है और इसी पर डिटेल में आइए आपको समझाते हैं। योगी आदित्यनाथ 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को यूपी में भर भर कर वोट मिले थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने दोनों बार मेजॉरिटी की सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी ने कमाल नहीं दिखाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। हालात ये हो गए कि अयोध्या जैसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा। 14 से 71 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार आधे से भी कम पर सिमट गई। और आखिर ये हार हुई क्यों, किसने भीतरघात किया, वो कौन कौन से फैक्टर थे, किसने मोदी को विजय रथ को रोका, इन सभी बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है और मंथन किया जा रहा है। देखिए, मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक है। लखनऊ के लोक भवन में समीक्षा बैठक की जा रही है। चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, हार की वजहों को जानने की कोशिश की जाएगी कि 2019 में जो 62 सीटें जीती थीं वो 2024 आते आते 33 सीटें कैसे हो गईं। यूपी में बीजेपी किस कदर हारी है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 17 मौजूदा सांसद हार गए। स्मृति ईरानी और महेंद्र नाथ पांडे जैसे तो दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर हार गए। कौशल किशोर और अजय मिश्र टेनी समेत 5 राज्य मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी चुनाव हार गए। योगी सरकार के 2 मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के बेटे भी इस बार चुनाव हार गए, चुनाव जीत नहीं पाए। अब हारने वालों में कौन कौन है, अंदाजा लगाइए यूपी में किस कदर खराब प्रदर्शन था। 17 मौजूदा सांसद हारे, 2 कैबिनेट मंत्री हारे, 5 राज्य मंत्री हारे, 1 पूर्व पीएम के बेटे, 1 पूर्व सीएम के बेटे, 1 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 पूर्व राष्ट्रीय सचिव को हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा है। इतना ही नहीं, योगी सरकार के 16 मंत्रियों के क्षेत्र में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जयवीर सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, मैनपुरी हार का सामना करना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर है, घोसी में अपने बेटे को नहीं जिता पाए। असीम अरुण कन्नौज की सीट में अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए। विजय लक्ष्मी गौतम देवरिया से जीत दर्ज करवा पाए। दारा सिंह चौहान आजमगढ़ में उनका फैक्टर नहीं चला। सतीश गौतम जो हैं, सुरेश राही, अनूप वाल्मीकि, सोमेंद्र तोमर, मयंकेश्वर शरण सिंह, ये वो नाम हैं जिनके जो हारे अपने अपने क्षेत्रों में हार का सामना कहीं कहीं पर किया। तो अपने क्षेत्रों में भी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको जिताने में कामयाब नहीं हो पाए। इन चेहरों पर दारोमदार था, इन चेहरों पर जिम्मेदारी थी, लेकिन ये जिम्मेदारी वो पूरा नहीं कर पाए। दारा सिंह चौहान के घोसी में एनडीए हार गई उनके होते हुए। विजय लक्ष्मी गौतम के सलेमपुर में भी बीजेपी हार गई। सतीश शर्मा के फैजाबाद में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब यूपी में देखिए, कास्ट फैक्टर के चलते चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। अखिलेश के पीडीए को बीजेपी टक्कर नहीं दे पाई और 62 सीट का विनिंग रेट गिरकर 33 पर आ गया। बीजेपी ने 33 सवर्ण, 26 ओबीसी और 16 दलित कैंडिडेट पर दाव लगाया था। 33 सवर्ण में 15 को जीत मिली तो 26 ओबीसी में सिर्फ 10 ही जीत कर आए। 15 सीटों पर दलित और 1 सीट पर ट्राइबल कैंडिडेट दिया जिसमें सिर्फ 7 ही जीत पाए हैं। तो यूपी का कास्ट फैक्टर बीजेपी का ब्रेकडाउन साबित हुआ। सवर्ण 33 सीट पर लड़े,
15 को जीत मिली, ओबीसी 26 सीट पर मिले, 10 को जीत मिली, SC ST 16 सीट पर लड़े और सिर्फ 7 को ही जीत मिली है। इसके उलट अगर आप देखेंगे तो ये जो ओबीसी फैक्टर है ये अखिलेश यादव के खाते में ज्यादा गया है। देखिए 22 उम्मीदवार हैं जो कि इंडिया गठबंधन के जीते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा झटका अगर बीजेपी को कहीं लगा है तो वो ओबीसी की वजह से लगा है, वो SC ST की वजह से लगा है, क्योंकि इन वोटर्स ने इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया है। अब इन फैक्टर्स की हम जब बात करते हैं देवेंद्र, तो यही सबसे बड़ा कैलकुलेशन समझ में आता है। मंत्री बनाने हैं, आपको सभी समीकरण साधने हैं, लेकिन आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो ना आपके पास ओबीसी बड़े फेस बच रहे हैं, ना SC ST आपके पास बड़े फेस बच रहे हैं। बिल्कुल प्राची, और इसकी अगर तुलना करें तो 2019 से तुलना करने के बजाय 2014 वाला जो मैंडेट था ना, उससे तुलना करें तो बीजेपी की हार और ज़्यादा बड़ी समझ में आएगी। इस लिहाज से कि 2019 में सपा बसपा एक साथ थी और वो कास्ट के हिसाब से बहुत मजबूत गठबंधन था और ओम प्रकाश राजभर इधर नहीं थे, RLD इधर नहीं थे। इस बार 2024 में ये सारी परिस्थितियां अनुकूल थी और तब भी अगर रिजल्ट ऐसा रहा तो बीजेपी के लिए झटका है, और ज़्यादा बड़ा झटका इस लिहाज से कि इस तरह की हार का पार्टी के सिस्टम को आकलन भी नहीं था। हमें जो फीडबैक लगातार मिल रहा था बातचीत के दरमियान, उससे ये समझ में आ रहा था कि पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और हर एक बूथ से उनको रिपोर्ट मिला है, बहुत सारे एग्जिट पोल वाली एजेंसियां लगाई गई थी, वहाँ से रिपोर्ट लिया जा रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद अगर ये नतीजा, उसका सीधा मतलब है कि हर एक सीट पर कास्ट इक्वेशन अलग तरीके से मैनेज करना था, वो पार्टी मैनेज नहीं कर पाई। कहने के लिए आज जैसा अपोजिशन भी एक नैरेटिव चलाता है कि मुद्दों पर चुनाव हुआ, मुद्दों पर चुनाव हुआ, क्या 33 सीटें जो बीजेपी जीती उस पर वो मुद्दे नहीं थे जिन मुद्दों की बात वो करते हैं? महंगाई और बेरोजगारी की बात कही जाएगी, मध्य प्रदेश में क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, बिहार में नहीं था, उत्तराखंड में नहीं था, दिल्ली में नहीं था। तो ये सारी चीजें बस कहने के लिए होती हैं। लोकल लेवल पे कास्ट इक्वेशन को मैनेज नहीं कर पाना और डोमिनेंस रहा कास्ट इक्वेशन। पिछली बार के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रवाद वाली बात थी 2019 में, 2014 की बात करें तो एक बड़ी उम्मीद वाली बात है कि अच्छे दिन आएंगे। उन सारे नैरेटिव में कास्ट इक्वेशन एक तरह से सारा बैरियर टूट गया था। इस बार आरक्षण को लेकर मुझे लगता है, जो शुरू से हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि अपोजिशन ने जितने आरोप लगाए उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी, तीक्ष्ण और सटीक था आरक्षण खत्म करने वाला आरोप। और वाराणसी तक में ये आरोप इस कदर चला है कि प्राची आप हैरान हो जाओगी कि जो बीजेपी के उस कम्युनिटी के लोग थे वो भी ये बात कह रहे थे कि क्या इस बार हमारी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये भ्रम फैलाने में अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी बहुत सक्सेसफुल रही और उसका नतीजा यूपी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए, हम वो चेहरे तो दिखा रहे हैं जो जीतने में कामयाब रहे। 33 सांसद अगर जीते हैं, वो किस सीट से जीते हैं, क्या कास्ट इक्वेशन है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और इन चेहरों में से कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, किसके पीछे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ, समीक्षा की जाएगी हार की। रुचि कुमार मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, बताइए जरा बैठक में क्या चल रहा है और किन बातों को लेकर सबसे ज्यादा फोकस रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा के दौरान? देखिए, यहाँ पे ये लोक भवन है जहाँ पर ये कैबिनेट की मीटिंग होनी है। मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ इंतज़ार हो रहा है। अब जाहिर है कि जिस तरह से परफॉर्म किया है बीजेपी ने यूपी में, तो जब सब मंत्री होंगे और सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, हालांकि ये कैबिनेट मीटिंग है जो आचार संहिता लागू होने की वजह से नहीं हो पा रही थी पिछले करीब 2 महीने से, तो ये कैबिनेट मीटिंग है। लेकिन जिस तरह की हार बीजेपी को हुई है, पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जिस तरह का नुकसान बीजेपी को हुआ है, तो हर मंडल के यहाँ मंत्री हैं जो प्रभारी हैं अपने अपने। जैसे अब अयोध्या हार गए तो जाहिर है कि अयोध्या के जो प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार गई, जहां राम मंदिर बना, जहां इतने लोग आ रहे थे, जहां योगी सरकार 32,000 करोड़ रुपए की योजनाएं लेकर गई है, वहां काम चल रहा है। तो आखिर ऐसे कौन से फैक्टर थे जो अयोध्या हार गई? सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, बाकी अब भी आप देखेंगी कि लखनऊ में इतना मार्जिन कम हो गया, बाकी जगह हार का सामना करना पड़ा। ये कहा जा रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वेस्टर्न यूपी में अब जयंत चौधरी आए थे तो बीजेपी को लग रहा था कि हालांकि बिना जयंत चौधरी के भी बीजेपी वहां अच्छा परफॉर्म पिछले इलेक्शंस में करती रही, लेकिन इस बार उनको लग रहा था कि अब और हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। तो सब जगह जो उनको समीकरण अपने पक्ष में लग रहे थे वो कैसे खिलाफ हो गए। तो मंत्रियों से फीडबैक ज़रूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, उनसे बात करेंगे। कई मंत्रियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, हार की समीक्षा होगी।
होगी। अब अमेठी में स्मृति ईरानी हार गई तो मयंकेश्वर शरण सिंह वहाँ से मंत्री हैं योगी सरकार में, वो भी अभी यहाँ पर बैठक में आए। उन्होंने कहा नहीं भीतरघात नहीं हुआ, लेकिन हार क्यों हुई इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो जाहिर है कि यूपी में चाहे बीजेपी हो चाहे सरकार हो, चिंता तो है ही कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी इतना अच्छा 2014, 2017 और 19 और 2022 में जिसने परफॉर्म किया था, इस बार ये जो बाजी है कैसे पलट गई। तो इसके हार की यहाँ समीक्षा जरूर की जाएगी। बिल्कुल ये पता लगाया जाएगा कि जिसे बिल्कुल स्ट्रांग जमीन माना जाता है, जिसे गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश, वो कैसे उपजाऊ साबित नहीं हुई इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा है। 2019 के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान हुआ है। योगी सरकार मंथन में जुटी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। 60 वर्ष के बाद तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, 60 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आया है। 9 तारीख को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार सरकार अपनी जिम्मेदारी संभालेगी और उस घड़ी का भी बेसब्री से सबको इंतजार रहेगा। कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही है कि टीडीपी जेडीयू आए हैं साथ में, कभी भी जो है सरकार के पास क्लियर मैंडेट नहीं, कभी भी जो है ये दल जा सकते हैं या कुछ हो सकता है। देखिए कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और सत्ता वियोग में तड़प रही है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, और उनको ये तड़पन अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। निकट भविष्य में अभी कोई ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं कि जिस प्रकार के यह उम्मीदें लेकर के बैठे हैं, सपने लेकर के बैठे हैं, वो कांग्रेस से लोगों ने दूरी बनाई है और फिर से एनडीए को जनादेश दिया है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसलिए इस प्रकार के सवाल उठाना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। अब बेशक मुंगेरी लाल के हसीन सपने विपक्ष के सपनों को कहा जाए, लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि यूपी में जहां एक तरफ बीजेपी को दंगल में हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की पार्टी चैंपियन बनी है। अखिलेश यादव ने ऐसी साइकिल चलाई कि मायावती का हाथी का तो सफाया हो ही गया, बीजेपी आधी हो गई और कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। 2019 में जहां अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली थी, वहीं 80 में से 37 सीटें 2024 में जीतने में कामयाब अखिलेश यादव रहे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अखिलेश ने लखनऊ में नवनिर्वाचित सांसदों की मीटिंग बुलाई है और उन्हें जीत की बधाई दी जाएगी। देखिए जो पार्टी 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करने के बावजूद महज 5 सीटें जीत पाई थी, 2024 में अखिलेश यादव की शानदार रणनीति या यूं कहें पीडीए के फॉर्मूले से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है और आज इन्हीं से चर्चा की जाएगी नवनिर्वाचित सांसदों से। अब जिस कास्ट फैक्टर की बात की जा रही है, जिस पीडीए की बात की जा रही है, वो पीडीए ने कैसे साइकिल को रफ्तार पकड़वाई आपको बताते हैं। देखिए 37 को टिकट दिया, जिसमें से 20 जीते। ओबीसी कास्ट की हम बात कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट रहा 54%, यानी 37 ओबीसी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतारे, अखिलेश यादव ने उतारे, जिनमें से 20 कैंडिडेट जीते, स्ट्राइक रेट रहा 54%। वहीं अगर आप दलित फैक्टर की बात करेंगे तो 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसमें से 8 जीते, स्ट्राइक रेट रहा 47%। मुस्लिमों की अगर आप बात करेंगे तो 4 मुस्लिमों को टिकट दिया और चारों के चारों जीते, स्ट्राइक रेट रहा 100%। तो यही वो कैलकुलेशन है या यही वो फैक्टर है जिसने अखिलेश यादव के लिए काम किया और अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में शानदार। अब आपको कास्ट वाइज बताते हैं। देखिए कुर्मी पटेल 10 को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, 7 जीते। कुशवाहा शाक्य सैनी 6 को टिकट दिया था, 3 जीते। यादव की बात करेंगे तो अपने परिवार के 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और पांचों के पांचों ने शानदार जीत दर्ज की। मुस्लिम की बात करेंगे तो 4 कैंडिडेट उतारे, चारों के चारों जीते। निशाद बिंद की बात करेंगे तो 3 उतारे, 2 जीते। जाट की बात करेंगे 3 उतारे, 2 जीते। ब्राह्मण चेहरे 4 दिए गए, जिसमें से सिर्फ 1 को जीत हासिल हुई। क्षत्रिय समाज की बात करेंगे तो 2 में से 2 जीते। भूमिहार 1 में से 1 जीता, राजभर भी 1 में से 1 जीता और लोधी 1 में से 1 जीता। इन तमाम आप कह सकते हैं जातियों को एकजुट करने में इस बार अखिलेश यादव कामयाब रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर देवेंद्र चर्चा करें तो आरक्षण वाला मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिससे सारी जो कास्ट है या जो जातियां हैं उन्होंने अखिलेश यादव के लिए वोट कर दिया। बिल्कुल प्राची, ओवरऑल एक नैरेटिव बन गया कि ये लोग अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो आरक्षण पे इनका निशाना हो सकता है। उसमें से कई सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के लिहाज से कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो कुछ बड़े और कड़े फैसले करने होंगे।
वो एक बात कही गई, दूसरी तरफ 400 के नारे की बात कही गई, 400 का दावा किया गया, तीसरी तरफ कुछ नेताओं के इस तरह से बयान ऐसे आया, वो उन नेताओं के बयान भी आरक्षण के संदर्भ में नहीं थे, लेकिन उसको राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली एक भ्रम फैलाने के लिए इस लिहाज से जोड़ा कि ये सब कुछ इस लिहाज से किया जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी की हर एक रैली को उठा के देखें तो सीधे संविधान की कॉपी दिखाते थे और वो नीचे तक गया है, जिसके चलते कास्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ और वहाँ पर बीजेपी को उसको नुकसान उठाना पड़ा। और एक दिलचस्प चीज़ आप देखें कि बीजेपी का मंत्र ये रहता है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। ये जो बड़े नाम हैं, जैसे सूर्य प्रताप शाही की बात कही जा रही है, उनके अपने बूथ पर बीजेपी की हार हुई है। मनकेश्वर शरण सिंह जिनका अमेठी में जिक्र हुआ, उनके अपने बूथ पर बीजेपी की हार हुई है, अपने विधानसभा में बीजेपी की हार हुई है। और ऐसे अनेक बड़े नाम यूपी के आपको दिख जाएंगे जो कि हैवीवेट हैं और उनके बूथ पर भी बीजेपी की हार हुई है। और यही चिंता का विषय है और इसी पर मंथन किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश में मंथन का दौर जारी है तो दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से गदगद कांग्रेस भी अब बैठकों पर बैठकें कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इस बार यह बैठक कांग्रेस दफ्तर में नहीं बल्कि अशोका होटल में हो रही है, क्योंकि बैठक में नवनिर्वाचित सांसदों को भी बुलाया गया है। इस बार कांग्रेस के 99 सांसद जीत कर आए हैं, इसलिए बैठक के लिए बड़ी जगह को चुना गया है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अशोका होटल पहुंच चुके हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 2014 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के लिए अपना कोरम पूरा किया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 54 सांसद होना जरूरी होता है। 2014 में कांग्रेस 44 और 2019 में 52 सीटें जीती थी, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की मान्यता कांग्रेस को नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, सांसदों की संख्या बढ़ी है, जगह अशोका होटल चुनी गई है और वहीं पर चर्चा की जा रही है। और सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे